हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम न्यूज़ में आए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो कि रिलेटेड है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया से। तो ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है क्या? ये एक तरह से एक एक्ट है जिसके थ्रू ये जो गवर्न करता है, ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया गवर्न करता है कि किस तरह से हम जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको किस तरह से हमें डिस्प्ले करना है। कुछ इंस्ट्रक्शन है इसको किस तरह से डिस्प्ले करना है और कैसे प्रैक्टिस और कन्वेंशन और ये लॉ जो कि गवर्न करेगा कि नेशनल फ्लैग को जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है लाइक पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे किस तरह से इसको डिस्प्ले करना है और इसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं तो वो सारे इसके अंदर मेंशन है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में। तो ये अभी हाल ही में न्यूज़ में आया है क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसमें एक अमेंडमेंट किया है। उस अमेंडमेंट में ये डिफरेंट ये किया गया है उस अमेंडमेंट के थ्रू कि ये जो अभी तक ये था लॉ कि जितने भी हमारे जो फ्लैग बनते थे वो मेनली हैंड वूवन खादी के बनेंगे। हैंड स्पून और हैंड वूवन खादी खादी इसलिए जो है ये मेन इसको रखा गया था बिकॉज आपको पता होगा हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमारी आज़ादी में खादी का कितना बड़ा रोल है, कितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो उसी का महत्व बरकरार रहे इसलिए इसको जो है खादी ही सिर्फ इस कोड में था कि ये जो हमारे जो फ्लैग्स होंगे वो हैंड स्पून खादी से ही बनेंगे। तो अभी रिसेंटली इस अमेंडमेंट में ये कर दिया गया है कि अब जो फ्लैग हैं वो पॉलिएस्टर और बाकी डिफरेंट जो फैब्रिक हैं उनका भी यूज़ किया जा सकता है फ्लैग्स को बनाने में। तो ऐसा क्यों किया है? तो इसके पीछे रीज़न है कि अभी जानते हैं आप रिसेंटली हर घर तिरंगा प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जो कि 15 अगस्त को जो हमारी 75 साल की इंडिपेंडेंस को पूरे होंगे। तो ये हर घर में ये एक इन्होंने इनिशिएटिव है कि हर एक घर में ये हमारा जो तिरंगा है वो लहराए। ठीक है, तो अगर हर घर में अगर इंडिया में लहराएगा तो आप जानते हैं कितने सारे लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की। और एक तरह से खादी जो है क्राइसिस हो सकती है कि हमारे पास कमी हो जाए खादी की बिकॉज इतने सारे जो है ये हैंड स्पून इसकी भी लिमिटेड ये जो है हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी है इसकी। तो इसलिए इसको अलाउ कर दिया गया है ताकि हमारे पास कमी ना हो और अलग अलग ब्रांड अलग अलग जो फैब्रिक है उसमें हमारा झंडा बनाया जा सके। तो हमारे तिरंगे से रिलेटेड कुछ हमें फैक्ट्स जानने होंगे। तो जैसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा नेशनल फ्लैग था जिसको 1906 में होस्ट किया गया था पारसी बागान स्क्वायर में जो कि कलकत्ता में सिचुएटेड है ऑन 7 अगस्त 1906 में। इसमें ये था कि 3 हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ठीक है, जिसमें एक येलो रेड और एक ग्रीन थी। फिर उसके बाद 1921 में पिंगाली वेंकैया इन्होंने प्रपोज किया था एक अनदर नेशनल फ्लैग जो कि महात्मा गांधी को इन्होंने डिज़ाइन करके दिया था जिसमें 2 रेड और एक ग्रीन बैंड था। 2 बैंड थे, सॉरी, एक रेड और एक ग्रीन था। तो बहुत सारे चेंजेस के बाद ये जो हमारा तिरंगा है ये कराची सेशन हुआ था 1931 में। इसमें अडॉप्ट कर लिया था कांग्रेस कमेटी ने। तो द प्रेजेंट फ्लैग वाज प्रेजेंटेड एट द मीटिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1947। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1947 में जो हमारा आज का ये जो तिरंगा है इसको रिप्रेजेंट किया गया था। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो इसका जो स्टैंडर्ड है इसको बनाने का, इसका हम रेशियो जानते हैं 3:2 का है। और ये जो स्टैंडर्ड है ये BIS जानते हैं। BIS जो है वो इसका जो है स्टैंडर्ड डिसाइड करती है जो कि IS 4001968 के थ्रू इसका स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया, हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। ये रिलेटेड है स्प्रिंट चैलेंज से। स्प्रिंट चैलेंज क्या है? ये अभी इंडियन नेवी के लिए प्रधानमंत्री जी ने अनवील किया है ये चैलेंज। ये चैलेंज एक तरह से जो है ये प्रमोट करेगा कि इंडिजनाइजेशन इन डिफेंस सेक्टर
ये मेनली मोटिवेट करने के लिए हमारी इंडियन नेवी को, जैसे आप देख सकते हैं ये जो स्प्रिंट है इसका फुल फॉर्म है सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन R&D थ्रू आईडेक्स। आईडेक्स क्या है? इनोवेशन ऑफ फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। और इसमें जो कोलैबोरेशन है किस किस का स्प्रिंट में, NIIO आप जानते हैं नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड TDAC टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल। और ये PM ने प्रधानमंत्री जी ने ये जो अभी इनिशिएटिव है, ये एक नेवल सेमिनार हुआ था जिसका नाम है स्वावलंबन, उसमें ऑर्गेनाइज किया था। इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर जो हैं हमारे डिफेंस सेक्टर से, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो आप जानते हैं हमारा जो आत्मनिर्भर जो अभियान चल रहा है उसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि हमें इम्पोर्ट ना करना पड़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपना खुद इंडिया में बनाएं। तो एक तरह से ये उसी को प्रमोट करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है। आप देख सकते हैं ये इसका कुछ डेटा है जिसमें ये बता रहा है कि हमारे लास्ट 3 साल में 2018-19 से लेकर 2020-21 में हमारा जो इम्पोर्ट है ये कितना रिड्यूस हो चुका है ऑन डिफेंस, 46% से 36% पे आ गया है। तो देख सकते हैं हमारा ये जो आत्मनिर्भर अभियान है कितना सक्सेसफुल हो रहा है। तो ये जो डिफेंस सेक्टर है इसमें क्यों ज़रूरत है कि हम इंडिजिनाइजेशन पे ही ध्यान दें, तो इसके कुछ आंसर्स ये हैं कि हम लोग को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडियन, देखिए हमारा ये जो है इंडियन ओशन है उसमें हम एक तरह से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जितने भी नेशन हैं वो एक अपने आप को देखते हैं, और तो इसलिए इंडिया को एक अच्छी मिलिट्री पावर होना ज़रूरी है। और उसको बनने के लिए उसमें ज़रूरी है कि हमें सारे जो प्रोडक्ट हम लोग जो यूज़ करते हैं डिफेंस सेक्टर में ज़्यादातर इम्पोर्ट होते हैं, तो अगर हम खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे तभी तो एक तरह से हम इसमें सुपर पावर बन पाएंगे। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और हमारा एक सागर इनिशिएटिव आप जानते हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये कौन से रीजन की है? ये जो इंडिया के नीचे जो इंडियन ओशन है उस रीजन में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक इनिशिएटिव है। इंडिया का विजन है सागर इनिशिएटिव कि उनको प्रोटेक्ट करना, उनको जब भी ज़रूरत हो इंडिया की तो उनको प्रोवाइड कराना। तो ये एक इनिशिएटिव है। एंड मेंटेन स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज एंड दस रिड्यूस करेंट अकाउंट डेफिसिट। ये तो आप जानते ही अगर हमारा इम्पोर्ट कम होगा तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो हर साल बढ़ता जा रहा है, और कोविड क्राइसिस की वजह से आप जानते हैं कि कितनी दिक्कतें हुई हैं, तो एक तरह से इसको ये पॉजिटिव करेगा, ये हमारा डेफिसिट को रिड्यूस करेगा जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अपने अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि रिलेटेड है नमस्ते स्कीम से। नमस्ते स्कीम, तो ये नमस्ते स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है? तो आप देख सकते हैं इसका ये जो है सेंटर ने अभी फॉर्मुलेट किया है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते, नमस्ते का फुल फॉर्म है मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो ये अभी आप जानते हैं हमारे वहाँ जो सीवेज सिस्टम है, सेप्टिक टैंक है, उनको मोस्टली ह्यूमन क्लीनिंग होती है, उसमें लोग जाते हैं जिन्हें मैनुअल स्कैवेंजर कहते हैं, वो खुद क्लीन करते हैं। और ये कितना डेंजरस होता है क्योंकि आप उसके अंदर बहुत ही जो है जहरीली गैसेस रहती हैं, और वो जो इन्वायरमेंट होता है अगर उसके अंदर जाते हैं इंसान फंस सकता है। तो इसकी वजह से बहुत कैजुअलिटीज़ होती हैं इंडिया में, ये हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा ना हो, ये स्कीम स्टार्ट की गई है। और ये स्कीम स्टार्ट किसने की है, इम्प्लीमेंट की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इस स्कीम में ये होगा कि जितना भी ये जो आप ये सेप्टिक टैंक्स हैं इनको क्लीन करने के लिए ह्यूमन की बजाय मैकेनाइज्ड पूरा सिस्टम रहेगा जो कि सैनिटाइज करेगा इसे। तो आई थिंक आप जान गए हैं ये नमस्ते स्कीम, तो ये ध्यान रखिएगा। ये किसने इम्प्लीमेंट की है, किसके द्वारा चलाई गई? ये है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया है टाइम टू ऑडिट ऑफ पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। तो इसकी ऑडिटिंग होनी थी, इसमें जो फंड वगैरह सब कुछ आते हैं, तो उसी की जो टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड कर दी गई है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट जो है हम देख लेते हैं। ये आप पहले देख लीजिए, फ़ोटो है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की, कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। और ये लॉर्ड विष्णु की जो है फ़ोटो है इसके अंदर।
पद्मनाभा स्वामी के अंदर अंदर जो सिचुएटेड है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। टेम्पल डेटेड बैक टू 8th सेंचुरी। ये जो है करीब 8 सेंचुरी का पुराना है, लेकिन इसको जो है ना ये मारतंडा वर्मा ये महाराजा थे त्रावणकोर के। इन्होंने 18th सेंचुरी में इस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बिल्ड किया है। इसका जो डेट बैक इसको 8th सेंचुरी का माना जाता है, बट मेनली इसको जो पूरी तरह से बनाया और इसको डिज़ाइन काफ़ी इसको जो सुंदरता ये जो प्रॉपर प्रोवाइड की गई है, ये इनको श्रेय जाता है मारतंडा वर्मन को। तो ये सिचुएटेड है तिरुवनंतपुरम केरला में। और ये द्रविडियन आर्किटेक्चर जो टेम्पल आर्किटेक्चर का द्रविडियन जो है द्रविडियन आर्किटेक्चर में चेरा स्टाइल उसके द्वारा बिल्ड किया गया है। और इसमें जो मेन फेमस हैं ये लॉर्ड विष्णु जी फेमस हैं, और ये किस पोस्चर में पाए गए हैं? अनंता शायन पोस्चर। तो ये अनंता शायन पोस्चर जो आप देख सकते हैं लेटे हुए हैं शेषनाग पे। तो ये जो पोस्चर है रिक्लाइन पोस्चर ऑफ इटर्नल योगा, और आदिशेषा किंग ऑफ ऑल सरपेंट्स, आदिशेष पे ये लेटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इट इज़ नोन टू बी वन ऑफ द 108 108 होली टेम्पल एसोसिएटेड विद वैष्णविज्म इन इंडिया। जो हमारे इंडिया में वैष्णविज्म से रिलेटेड जितने भी टेम्पल्स हैं उसमें से एक है, करीब 108 टेम्पल होली टेम्पल है वैष्णविज्म से रिलेटेड, तो उसमें से एक ही टेम्पल है जो कि द्रविडियन आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि रिलेटेड है हमारे S400 और काटसा से रिलेटेड। काटसा क्या है? काटसा ये एक्ट है, ये कहाँ का? USA का एक्ट है। US हाउस ऑफ पार्लियामेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने अभी रिसेंटली पास कर दिया है एक लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट जो कि एग्जेम्प्ट करेगा, इंडिया को हटा देगा कोई भी अगर इकोनॉमिक सैंक्शन जो है इस एक्ट के अंदर जो भी दिए गए हैं उसको हटा देगा इंडिया पर। मतलब इंडिया पे कोई भी सैंक्शन नहीं लगेंगे काटसा के थ्रू। अगर वो कुछ इस रूल को का उल्लंघन भी करता है तब भी इंडिया को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम S400 को मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीद सकते हैं रशिया से। तो अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसका मीनिंग आप सोच रहे होंगे, तो चलिए मैं बताती हूँ। ये जो काटसा एक्ट है ये 2007 में आया था इफेक्ट में USA में। तो इसमें ये बोला गया था कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जो रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ इंगेज करेंगे किसी भी तरह से, मे बी इकोनॉमिक, अगर आप कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो या डिफेंस इक्विपमेंट को कुछ खरीद फरोख्त हो रहा है, आप अगर कुछ ज़्यादा ही उनके साथ इंगेज कर रहे हैं तो अमेरिका आप पर सैंक्शन लगा सकती है। इसी के थ्रू आपको पता होगा चाइना पे सैंक्शन लगाए गए हैं, जो आप जान रहे थे ट्रेड वॉर बहुत समय तक चला है चाइना और USA के बीच में। तो मेन उसका जो अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाए थे चाइना पे वो इस एक्ट के थ्रू लगाए थे जो कि 2017 में पास किया गया था। ठीक है, तो इंडिया भी जो है डिफेंस डील करता रहता है रशिया से। बाकी ये जो नॉर्थ कोरिया से तो नहीं होते हैं, ज़्यादातर रशिया से ही होते हैं, और ईरान से भी इंगेज रहता है कुछ कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट मोस्टली हमारा जो होता है डिफेंस इक्विपमेंट का खरीद फरोख्त, ये सब आप जानते ही हैं। तो ये सब रशिया के साथ होता है। तो इसलिए इंडिया पे भी सैंक्शन का खतरा हमेशा मंडराता रहता था कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि इंडिया पे जो है सैंक्शन लग सकते हैं। ऐसा डर रहा था, आपको पता होगा जब S400 हमारे में खरीदी जा रही थी तो इस वक्त बहुत था कि USA लगा सकता है, सैंक्शन लगा सकता है। तो इस टाइप का सिचुएशन अराइज हो रही थी उस वक्त। बट अब प्रॉपर US हाउस ने जो है इंडिया को एग्जेम्प्ट कर दिया है कि हम कुछ भी करें तो हम पे इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगेंगे। तो इट्स अ गुड न्यूज़। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा काटसा है क्या। ये सिर्फ 3 कंट्रीज़ जो कि रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये 3 कंट्रीज़ हैं, अगर इनसे कोई इंगेज करता है तो उन पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा 3 कंट्री कौन कौन सी है, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान। ठीक है, तो ये काटसा इज़ नॉट लिमिटेड टू S400, मैनी इंक्लूड अदर, जैसे ये मैंने बताया आपको, और भी जॉइंट वेंचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपिंग वेपन, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड कोई भी अगर मेजर डील होती है किसी से तो ये काटसा के थ्रू ये सैंक्शन लगा सकते हैं किसी भी कंट्री पे। जैसे कि USA ने ऑलरेडी इम्पोज किया है टर्की पे काटसा,
बिकॉज S-400 मिसाइल जो है सिस्टम टर्की ने ख़रीदा था किससे, रशिया से, तो इसकी वजह से उस पर ऑलरेडी सेंक्शन लग चुके हैं, बट हम बच गए। तो S-400 इज़ मोबाइल, हाँ S-400 क्या है ये आप देख सकते हैं। तो ये S-400 जो है ये एक मोबाइल लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। मोबाइल का मतलब कि ईजिली इसको आप मूव करा सकते हैं, नीचे आप देख सकते हैं ये पहिए लगे हुए हैं, तो ये आप कहीं से भी कहीं इसको ले जा सकते हैं आराम से। तो ईजिली मूवेबल सरफेस टू एयर मिसाइल है, ज़मीन से हवा में उसकी मार करते हैं। और ये बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब कि बहुत ही हाई क्वालिटी की मिसाइल है, जो कि कहा जाता है कि और जो डिफेंस सिस्टम बहुत सारे इसी से रिलेटेड और भी कंट्रीज़ ने बनाए हैं, जैसे थार्ड है और भी डिफेंस सिस्टम है, उन सबसे बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। ये बहुत ही हाई क्वालिटी का डिफेंस सिस्टम है। तो इंडिया बहुत समय से इसको परचेज़ करने का कर रहा था, जो फाइनली इंडिया के पास आ चुकी हैं। तो दैट्स इट, आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।